हेलो बच्चों, वापस आ गए अपन एक नए टॉपिक के साथ और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। और इसी के साथ चैप्टर की एंडिंग स्टार्ट हो गई है। अब 20% पोर्शन रहा है ना। अभी अपन रबर पढ़ने वाले हैं। रबर से क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर, पहले बता रहा हूँ, है ना। तो रबर अपन कई टाइप के होते हैं। सिंथेटिक रबर होता है, एक नेचुरल रबर भी होता है। तो पहले अपन बात करेंगे नेचुरल रबर की, है ना। तो नेचुरल रबर की बात करेंगे बच्चों। अब सुन लेना अच्छे से, नेचुरल रबर क्या होता है, कैसे बनता है और इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है ना, इसमें क्या कमियां हैं वो भी अपन बात करेंगे। तो रबर, नेचुरल रबर की बात कर रहे हैं। नेचुरल रबर, तो नेचुरल रबर होता है वास्तव में एक नेचुरल पॉलीमर होता है, ठीक है ना, जो वास्तव में इलास्टिक प्रॉपर्टी रखता है। तुम्हें पता है ना, रबर के अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी रहेगी। रबर को अपन अगर बाहर से कोई डीफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो वो फैल जाएगा, है ना। तो क्या होगा, रबर में इलास्टिक प्रॉपर्टी रहती नहीं रहती है। तुम अपने पास आसपास देख लो, कोई भी रबर होता है, रबर बनाया इसलिए जाता है ताकि वो क्या रहे, इलास्टिक प्रॉपर्टी उसके अंदर रहे, है ना। तो रबर को क्या बोला जाता है बच्चों, नेचुरल पॉलीमर बोला जाता है। और उसके अंदर क्या मिलती है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज मिलती है ना। इसको नेचुरल रबर को इलास्टोमेरिक पॉलीमर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, इलास्टोमेरिक पॉलीमर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसको इलास्टोमेरिक पॉलीमर भी कह देते हैं। तो होता क्या है, इन इलास्टोमेरिक पॉलीमर के अंदर क्या होता है, पॉलीमर चेन होती है, वो एक दूसरे से जुड़ी रहती है। पॉलीमर चेन होती है, एक दूसरे से जुड़ी रहती है वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। जैसे मान के चलो, रबर की ये एक लेयर है और ये एक लेयर है, यहां पर इनके बीच में क्या मिलेगा, वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है मिलने वाला है, ठीक है ना। और ये वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो इस चीज को परमिट करता है कि यह वीक बाइंडिंग फोर्स इस चीज को परमिट करता है कि पॉलीमर क्या रहे या रबर क्या रहे, स्ट्रेस होता रहे, मतलब स्ट्रेस्ड रहे, रबर क्या रहे, स्ट्रेस्ड रहे, ठीक है ना। देखो, इन सब के बीच में कुछ होता है, क्या मिलता है, क्रॉस लिंकेज मिलती है ना। क्रॉस लिंकेज अपन इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये इंसान इंट्रोड्यूस कराते हैं ज्यादातर। तो देखो, क्रॉस लिंकेज इंट्रोड्यूस बिटवीन द टू चेन, दो चेनों के बीच में क्रॉस लिंकेज इंट्रोड्यूस कराई जाएगी, जो हेल्प करेगी, है ना, जो हेल्प करेगी पॉलीमर को। जब उससे रिट्रैक्ट कर लिया जाएगा उसका ओरिजिनल पोजीशन, जब वो देखो, जब उससे फोर्स हटाएंगे, जैसे क्या होता है, रबर होता है, रबर को अपन खींचते हैं, जब खींचते हैं तो वो फैल जाता है या लंबा हो जाता है, ठीक है ना। जब अपन उससे वो फोर्स, अपन उसको खींचना बंद कर देंगे तो अपनी वो इनिशियल पोजीशन गेन कर लेगा ना, जो पहले था वैसा ही आ जाएगा ना। तो क्या होता है, रिट्रैक्ट टू द ओरिजिनल पोजीशन, है ना, आफ्टर द फोर्स इज रिलीज्ड। जब अपन फोर्स हटाएंगे तो वो अपनी प्रारंभिक पोजीशन, इनिशियल पोजीशन में आने के लिए जो फोर्स, जो बॉन्ड बनाए जाते हैं, उनको बोला जाता है क्रॉस लिंकेज। तो यहां पर क्या होता है, क्या ए फ्यू क्रॉस लिंकेज आर इंट्रोड्यूस इन बिटवीन टू चेन, दो चेन के बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, विच हेल्प टू द पॉलीमर टू रिट्रैक्ट इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर द फोर्स इज रिलीज्ड। जब फोर्स अलग किया जाएगा तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन को गेन करवाने के लिए ये क्रॉस लिंकेज होते हैं। देखो, रबर का बहुत सारा यूज है, वैरायटी ऑफ यूजेस है, रबर के बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है ना। इतना तो अपन कह नहीं सकते कि केवल रबर का एक यूज है, बहुत सारे यूजेस होते हैं, ठीक है ना। जो इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है वो क्या होता है, रबर के लेटेक्स से बनता है। देखो, जो इसका मैन्युफैक्चर होता है वो किससे होता है, रबर के लेटेक्स से होता है। और ये लेटेक्स होता है ना बच्चों, वाटर के अंदर कोलोइडल मीडियम बनाता है, कोलोइडल डिस्पर्जन बनाता है, ठीक है ना। तो याद रखना, रबर के छोटे छोटे पार्टिकल वाटर के अंदर डालेंगे तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है ना। और ये लेटेक्स होता है वो ऑब्टेन करा जाता है किससे, रबर के जो ट्री होते हैं उनसे ऑब्टेन करा जाता है ना। जो कहाँ पर मिलते हैं, इंडिया के अंदर मिल सकते हैं, श्रीलंका के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, मलेशिया के अंदर और साउथ अमेरिका के अंदर ये मिलते हैं। ये पूरी कहानी होगी ऊपर वाली थ्योरी, जो तुम्हें एज इट इज लिख लेनी है, एज इट इज तुम्हें याद भी कर लेनी है। अब बात करते हैं नेचुरल रबर में भी, यहाँ पर लिख रखा है में भी, ठीक है ना। नेचुरल रबर में भी कंसिडर्ड एज ए लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। क्या होता है बच्चों, वास्तव में लीनियर पॉलीमर होता है आइसोप्रीन का। नेचुरल रबर क्या होता है बच्चों, आइसोप्रीन का क्या होता है, लीनियर पॉलीमर होता है। आइसोप्रीन क्या होता है, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। तो 1,3 ब्यूटाडाइन, CH2 डबल बॉन्ड C, ये हो गया 2 मिथाइलिन 1,3 ब्यूटाडाइन, इसे बोला जाता है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का क्या होता है, लीनियर पॉलीमर होता है, ठीक है ना। तो इसको, जो नेचुरल रबर होता है ना, इसको दूसरा नाम क्या होता है,
इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, 1,4 सिस क्यों बोला जाता है ये भी बताऊंगा। 1,4 पॉलीआइसोप्रीन भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, 1,4 पॉलीआइसोप्रीन बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं इसको नेचुरल रबर बनता कैसे है। तो नेचुरल रबर बनता है, मैंने बोला था आइसोप्रीन से। किससे बनता है, आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन क्या होता है, 2 मिथाइल, 2 नंबर मिथाइल है, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, ये होता है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन में क्या होता है, इसके एन मॉलिक्यूल ले लूंगा मैं, इसके एन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा बच्चों नेचुरल रबर, नेचुरल रबर बन जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे बनेगा तुम्हें पता है ना। अब ये 1,3 ब्यूटाडाइन आपस में देखो ऐसे कैसे बन जाएगा, सुन लो अच्छे से। देखो होगा क्या, CS2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CS2, और यही तो है, ठीक है, यही तो है पूरी कहानी। अब सुनना, होगा क्या कि यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बन गया, यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बन गया, यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बन गया, यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बन गया। ऐसी एक स्ट्रक्चर हो रहेगी, एक स्ट्रक्चर हो रहेगी। तो यहाँ पर ये तो ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल तो आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ पर टर्मिनल फ्री रेडिकल बॉन्ड दूसरे कंपाउंड के साथ जुड़ने के लिए बॉन्ड बना लेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट कंपाउंड जुड़ेगा जिसका नाम होगा CS2, ठीक है ना। और क्या होगा CH3, ऐसे डबल बॉन्ड ऐसे। तो यहाँ पर होगा क्या, देखो जहाँ यहाँ पर ये डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड टूटेगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है तुमको, कहाँ कहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा वो सुनो अच्छे से। तो हाँ, यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से 1 नंबर पोजीशन से टूटेगा, और 2 नंबर 1 2 3 नंबर पोजीशन से टूट जाएगा, और बन जाएगा 1 नंबर कार्बन और 2 नंबर कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर देखना ये ये क्या है, CS2 दिख रहा है तुमको, CS2 है ना। उसके बाद में यहाँ पर ये दिख रहा है CH3, ये CH3, ठीक है ना। यहाँ पर 1 और 2 के बीच में बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्बन आएगा ना, या ये CS2 ऊपर होना चाहिए था, देखो ये CS2 ऊपर भी हो सकता था, है ना, और ये हाइड्रोजन नीचे हो सकता था। पर मैंने बोल रहा हूँ ये सिस टाइप का है, क्या ये सिस टाइप का है। इसका मतलब CS2 और CS2 क्या रहने वाले हैं, सेम डायरेक्शन में रहने वाले हैं। जब 2 सेम कंपाउंड सेम डायरेक्शन में होते हैं इसलिए बोला जाता है इसको सिस, है ना। तो इसको देखो तो ये रहा सिस 1, सिस बोला जाता है 1 2, समझ क्या पूरी कहानी, सिस बोल दिया इसको, ठीक है। अब आगे वाले स्ट्रक्चर में देख लो, ये देख लो CS2 सेम डायरेक्शन में, CS2 सेम डायरेक्शन में, इसलिए बोला जाता है इसको सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन, ठीक है ना। ये होता है नेचुरल रबर। तो इसे कोई पूछ ले तुम्हें कि बताओ नेचुरल रबर होता है, तो तुम्हें बोलना है सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। क्या वो बोलना है, सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन, ठीक है ना। 1 से लेके 4, 1 नंबर और 4 नंबर के बीच में देख लो, ठीक है ना, बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। तो इसे बोला जाता है सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। बताओ तुम्हें ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि बताओ नेचुरल रबर की मोनोमर यूनिट बताओ, तो आइसोप्रीन। क्या बोलोगे, आइसोप्रीन। देखो अब कहानी सुनना, होता क्या है, जो सिस पॉलीमर होता है ना, सिस पॉलीआइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, वास्तव में क्या क्या रखते हैं, कंसिस्ट ऑफ वेरियस चेन हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवाल इंटरेक्शन फोर्स। किससे जुड़े रहेंगे, वीक है, जो बहुत सारी चेन होगी, ऐसी एक चेन तो ये रही, ऐसी बहुत सारी चेन होगी, है ना, जो आपस में जुड़ी रही, किससे, है ना, हेल्ड टुगेदर बाय द वीक वंडरवाल इंटरेक्शन फोर्स, है ना। हैज ए मतलब एक कोलोइड क्या रहेगी, कोइल्ड स्ट्रक्चर भी रखेगी, हैज ए कोइल्ड स्ट्रक्चर, ये कोइल्ड स्ट्रक्चर, ऐसी कोइल्ड स्ट्रक्चर भी रखेगी जो स्प्रिंग की तरह काम करेगी, है ना, जो क्या करेगी, इलास्टिक प्रॉपर्टी बनाती है। थस इट कैन बी स्ट्रेस लाइक ए स्प्रिंग। इसलिए ये कोइल्ड जो स्ट्रक्चर है इसकी वजह से क्या करेगी, ये किसकी तरह काम करेगी, स्ट्रेस्ड लाइक ए स्प्रिंग, स्प्रिंग की तरह ये स्ट्रेच हो सकती है ना। एक्स रिपीट्स इलास्टिक प्रॉपर्टी, इसलिए बोला जाता है इसको, ये किसकी तरह, इलास्टिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा। समझ रहे हो मेरा, तो ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रेच होगा, ये इलास्टिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा, ये कोइल्ड स्ट्रक्चर होगी बच्चों, क्या होगी, कोइल्ड स्ट्रक्चर होगी। तो ये हो गया नेचुरल रबर पूरा। और नेचुरल रबर के अंदर क्या क्या चीज़ याद रखनी है, तो नेचुरल रबर के अंदर जो तुम्हें एग्जामिनर पूछ सकता है वो मेरे हिसाब से तो ये है कि यहाँ पर बताइए नेचुरल रबर किसे बोला जाता है, तो तुम्हें बोलना है 614 पॉलीआइसोप्रीन। और पूछा जा सकता है कि नेचुरल रबर का मोनोमर यूनिट बताइए, तो तुम बता सकते हो 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन या फिर आइसोप्रीन, ठीक है ना। ये हो गया रबर।
ये हो गया नेचुरल रबर। अब बात करेंगे अपन वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, ठीक है ना। तो इसकी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद।